नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक सिंह आपके सामने तथागत सिविल सर्विसेज क्लास में फिर से उपस्थित हूं। आज हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, एक ऐसा विषय जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित है, हमारी मुख्य परीक्षा में खास तौर से पेपर नंबर 2 जो जीएस का है और पेपर नंबर 3 में भी से संबंधित है, हमारी निबंध से भी संबंधित है, जितना भी प्रकार के निबंध रहते हैं उनसे संबंधित, जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर नंबर 2 है और पेपर नंबर 1 दोनों में ही उससे भी संबंधित है, हमारा जो पॉलिटिकल साइंस है ऑप्शनल सब्जेक्ट उसके भी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों से ही संबंधित है और इंटरव्यू से भी संबंधित है। इसका मतलब है एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक। खासतौर से अगर हम इसको एक शब्द में बोल दें तो OPIL है। इस पर अक्सर प्रश्न आते रहते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में कम आए होंगे लेकिन मुख्य परीक्षा में बहुत आए हैं, इसलिए ये हद से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। दूसरी चीज ये है कि इसको हम हिंदी में कहें तो लोकहितवाद कहें, जनहित याचिका कहें या लोकहितवाद कहें, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है उसका मामला हम लोग पढ़ेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के विषय से ही संबंधित था, इसलिए इसी क्रम में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जितने भी संवैधानिक प्रावधान है उनको हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो विषय है लोकहितवाद या जनहित की बात जो है उसको समझ लेते हैं कि लोकहितवाद क्या है, लोकहितवाद की अवधारणा क्या है और ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि भारत में PIL का प्रारंभ किया गया। सबसे पहली चीज तो लोकहितवाद क्या है। लोकहितवाद अर्थात पब्लिक का हित, सामान्य जनता की बात कही गई। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सामान्य जनता, देखिए जब हम कई शब्दावली लोक प्रशासन में पढ़ते हैं या पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, दोनों में, तो जो लोक शब्द है, लोक, ये ध्यान रखिएगा, लोक शब्द यहाँ पर समाज सेवा से संबंधित नहीं है। सबसे पहली बात, लोक का मतलब लोग तो होता है लेकिन लोक का मतलब समाज सेवा नहीं होता है। लोक का मतलब प्रशासन से होता है। जब आप परीक्षा देते हैं तो संघ लोक सेवा आयोग की देते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा देते हैं। लोक का मतलब प्रशासन से है, तो ये प्रशासनिक ढांचा है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, लोकहितवाद का मतलब भी यही है कि जो भी लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं प्रशासन से पीड़ित हैं, ऐसे लोग हैं जो ऐसी कानूनी मामलों के आधार पर पीड़ित हैं, वो हो सकता है कि वो प्रशासनिक व्यक्ति से ना पीड़ित हों लेकिन प्रशासन की कुछ कमजोरियों की वजह से, जो उस समाज में होने वाले विध्वंसों की वजह से, समाज में होने वाले अनाचारों की वजह से उनसे पीड़ित हों। यहाँ पर कानून जानबूझकर या कानून के लोग जानबूझकर कुछ नहीं करते हैं, ऐसी भी स्थितियां तो उन सभी से संबंधित है। अर्थात सामान्य जनता, सामान्य भी न कहें, यहाँ पर सामान्यज्ञ कहें, सामान्यज्ञ जो की स्थिति है उस जनता से संबंधित विषय जो है, उसके हित से संबंधित जो विषय है, कानूनी आधार पर भी और जो कानून से के अतिरिक्त जो आधार हैं, गैर कानूनी आधार हैं, उनसे भी संबंधित विषय हो सकते हैं। लोक का जो स्वरूप है हितवाद का वो ये है। आवश्यकता क्यों है? देखिए, भारत में 1980 के दौर से पहले तक एक नियम ये था हमारी न्यायपालिकाओं का कि जितने भी याचिकाएं दायर की जाती हैं, जितनी भी अपील की जाती हैं, चाहे निचली अदालत के विषय हो, ऊपरी अदालत में जा रहे हो, कैसे भी, वो तभी वही दायर कर सकता था जो पीड़ित पक्ष होता था। मतलब दो पक्ष हैं, एक पीड़ित है, एक पीड़ा देने वाला है, तो उसमें से दोनों में से कोई एक पक्ष ही जाएगा, चाहे वो पीड़ा देने वाला जाए अगर जजमेंट से संतुष्ट नहीं, और जो पीड़ित है वो तो संतुष्ट ही नहीं हो सकता, वो तो वैसे भी बुरी स्थिति में है, तो वो जो है वो ऊपरी अदालत में याचिका दायर करे। ऐसी स्थिति में भारत जैसे देश में ये संभावना तो बहुत ज्यादा है कि पीड़ित जो पक्ष है वो कभी ऊपरी अदालत जा ही नहीं पाएगा। अक्सर आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी, उन पुरानी फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि जो गवाह है वो कभी कोर्ट पहुंचता ही नहीं था, तो गवाह कोर्ट पहुंचा ही नहीं तो विलेन अपने आप छूट गया, सीधी सी बात है। और क्यों नहीं पहुंचा, यही तो वो चीज है कि क्यों नहीं पहुंचा। उस गवाह से लेकर उस कोर्ट के भीतर तक की जो गतिविधि है वही है लोकहितवाद। एक तरह से हम कहें कि अगर पीड़ित पक्ष नहीं जा पाता है
उसके पास संसाधन नहीं है, उसकी आर्थिक स्थितियां ऐसी नहीं, वो बेहद गरीब स्थिति है, शोषण की स्थिति है, मानसिक दबाव उसके ऊपर बहुत है, उसके घर के लोगों को किडनैप कर लिया गया है, मारने की कोशिश की गई है, मार ही दिया गया है, जैसे उन्नाव केस में आपने देखा। तो ये जो ऐसी स्थितियों वाले गवाह हैं, जो लोग हैं जो ऊपरी कोर्ट नहीं जा सकते हैं, उन सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने PIL की व्यवस्था की। तो ये आवश्यक क्यों हुआ? ये आवश्यक ये हुआ कि अगर वह व्यक्ति नहीं जा पाता है तो उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति, अर्थात तीसरा व्यक्ति, जिसका इस केस से कोई भी लेना देना नहीं है। कोई भी लेना देने का मतलब कोई समाजसेवी संस्था हो सकती है, NGO हो सकता है, SHG हो सकती है, या कानूनी मामला कोई व्यक्ति हो सकता है, जैसे लीगल एडवाइजर हो सकता है, जिसे हम वकील कहें एक तरह से। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उस मामले से सीधे नहीं जुड़ रहा है, लेकिन उस पीड़ित पक्ष की सहायता करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये इसकी अवधारणा स्पष्ट होती है और इसकी आवश्यकता होती है। दूसरी चीज ये है कि इसका प्रारंभ अमेरिका में हुआ था, अर्थात भारत ने भी इसे अमेरिका से प्राप्त किया है। अर्थात ये भारत की विशेषता जो उत्पन्न हुई वो अमेरिकी संविधान से उत्पन्न हुई है, अमेरिकी संविधान से प्राप्त विषय है। अक्सर प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछा जाता है कि PIL की अवधारणा भारत ने कहाँ से ली, तो ध्यान रखिए अमेरिका से ली। दूसरी चीज ये है कि भारत में इसका प्रारंभ कब किया गया, तो भारत में भागलपुर, बिहार में कुछ कैदियों से संबंधित केस था 1980 के दौर में। उसी केस से पहली बार ये उभर कर सामने आती है, इसका एक तरह से प्रारंभ होता है। तो ध्यान रखिएगा, भागलपुर केस इसका प्रमुख पहला केस है। दूसरी चीज ये है कि जब भागलपुर केस हुआ या कैदियों का कुछ मामला था, तो उस समय के पुलिस आयोग के जो सदस्य थे KF रुस्तम जी, ये ध्यान रखिएगा, ये पुलिस आयोग के सदस्य थे KF रुस्तम जी। इन्होंने अपना एक पब्लिक नोट लिखा था और उस पब्लिक नोट में ऐसी मांगे की थी भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट से कि पीड़ित पक्ष को अपनी याचिका पहुंचाने का एक रास्ता खोला जाए। और जब उनकी लेख को पढ़कर या परिस्थितियां देखकर सुप्रीम कोर्ट की जो एडवोकेट हैं श्रीमती हिंगो रानी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंतर्गत, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक याचिका दायर की। और उसी याचिका के में सुनवाई करते हुए भारत के उस समय के जो मुख्य न्यायाधीश थे CJI PN भगवती, और सुप्रीम कोर्ट के ही जो न्यायाधीश थे श्री कृष्णा अय्यर साहब, इन दोनों की खंडपीठ ने भारत में PIL को लागू करने, सुप्रीम कोर्ट में एक रास्ता बनाने की पीड़ित पक्ष के अतिरिक्त उसकी सहायता के लिए कोई अन्य व्यक्ति, अन्य संस्था सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सके, एक रास्ता खोल दिया। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो PN भगवती थे उस दौर के, काफी फेमस हैं, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। उन्होंने इसको जो जुलाई 1985 से दिसंबर 1986 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, उन्होंने इसको लेकर अपना एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट ये दिया कि यदि कोई व्यक्ति या समाज का वर्ग जिसको विधिक क्षति पहुंचाई गई है या विधिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है, अपनी निर्धनता अथवा किसी अन्य कारण से अपने संवैधानिक या विधिक अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय में जाने में असमर्थ है, तो समाज का कोई अन्य व्यक्ति या संघ न्यायालय में उसको पहुंची विधिक क्षति के निवारण के लिए अनुच्छेद 32 के अधीन आवेदन दे सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये स्टेटमेंट उन्हीं का है। और आगे वो कहते हैं, उक्त परिस्थितियों में कोई व्यक्ति पत्र लिखकर भी उच्चतम न्यायालय के उपचार मांग कर सकता है और उसे रिट पिटीशन की तकनीकी बारीकियों का पालन करना आवश्यक नहीं होगा। अर्थात उन्होंने अपने इस स्टेटमेंट में ये भी स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यक्ति खुद नहीं आ सकता तो खुद कोई उसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति या संस्था आगे आ सकती है या संघ ही आगे आ सकता है। ये भी है, मतलब हमारी सरकारें भी आगे आ सकती हैं। और ये भी स्पष्ट किया कि इसके लिए कोई बहुत कानूनी बारीकियां, एप्लीकेशन, पूरा कानूनी फाइल तैयार करने की आवश्यकता नहीं। एक सादे कागज में आप साधारण से उसको लिखकर बाकायदा जमा कर सकते हैं और उसे आपकी
एक तरह से कानूनी दस्तावेज मान्य हो के रूप में मान्य किया जाएगा। अर्थात बहुत साधारण तरीके से भी बहुत याचिका यहाँ पर दायर की जा सकती है। इसी के आगे एक और स्टेटमेंट जो दूसरे जज थे इस सुनवाई में, श्री कृष्णा अय्यर साहब, उनके द्वारा भी यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया। उन्होंने कहा कि वाद कारण और पीड़ित व्यक्ति की संकुचित धारणा का स्थान अब वर्ग कार्रवाई लोकहितवाद लाने की विस्तृत अवधारणा ने ले लिया है। वाद कारण और पीड़ित व्यक्ति, इसका मतलब था कि पहले तो अगर किसी व्यक्ति का उस केस से संबंध है तो ही जा सकता है, और अगर वह पीड़ित है तो ही जा सकता है। इससे आगे बढ़कर विस्तृत अवधारणा के रूप में अर्थात वर्ग कार्रवाई मतलब अब केवल व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक स्वरूप, एनजीओ हो सकते हैं, अन्य संस्थाएं हो सकती हैं, हमारी सरकारें हो सकती हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पर पिटीशन पीआईएल के रूप में दाखिल की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा ही करेगा। एक चीज और भी ये याद रखिएगा, ये केवल सुप्रीम कोर्ट का अधिकार नहीं है, ये हमारी हाई कोर्ट का भी अधिकार है। अर्थात हाई कोर्ट भी पीआईएल स्वीकार करती हैं और उस पर सुनवाई करती हैं। और अब तो आपने देखा होगा पीआईएल बहुत ज्यादा होती हैं भारत में, और इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जहां जिनके सपने में भी नहीं सोचा जा सकता था कि ये व्यक्ति जो है वो न्याय प्राप्त कर सकता है, और पीआईएल ने उन ऐसे ही सभी व्यक्तियों के लिए रास्ता खोल दिया है। तो ये कुछ विषय हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट विषय हैं। और ये थी पीआईएल की अवधारणा जो शॉर्टकट में मैंने आपको बताई। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।